गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में। अब मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का पेपर भारत में लोक प्रशासन। ये हमारा पेपर है और इसमें आज जो टॉपिक हमने चुना है आपके लिए वो है भारतीय प्रशासन का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रशासन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव होते हैं। प्रशासन जो कार्य करता है वो शून्य में कार्य नहीं करता, एक वातावरण होता है जिसके अंतर्गत वो कार्य करता है, जिसमें एक होता है आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें हमने देखा था कि भारतीय संविधान भारतीय जो प्रशासन है वर्तमान का, उस पर ब्रिटिश प्रशासन जो का बहुत अधिक प्रभाव है। ब्रिटिश कालीन जो डेवलपमेंट्स हुए थे, जो विकास हुआ था, उसका बहुत प्रभाव है, ये हमने देखा था। इसी तरह से भारतीय प्रशासन का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी है और एक है उसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। तो आज हम उस संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार भारतीय प्रशासन को प्रभावित करता है। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि हमारा एक संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और जिसमें अब तक कुल मिलाकर के 104 संशोधन हो चुके हैं। ये हम देख चुके हैं मतलब मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, आप चाहें तो देख सकते हैं, इसी चैनल पर उपलब्ध होगा आपको। संवैधानिक संशोधनों के संबंध में 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे मैंने, बल्कि उनमें सारे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों का संक्षेप में चर्चा की है। तो आप उस लेक्चर को जरूर सुने, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आप अपनी इस क्लास के लिए भी होगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो कुल मिलाकर के अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं इस संविधान में। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है कि इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट, जीवित दस्तावेज है ये, समय के अनुरूप अपने आप को बदल लेता है, जैसी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से इसमें निर्धारित प्रक्रिया को अपना करके हम बदलाव कर सकते हैं। रिजिड नहीं है हमारा संविधान, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड नहीं है और न ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिल्कुल लचीला भी नहीं है, बीच का हमने रास्ता अपनाया है। खैर, इस पर तो बाद में आते हैं। अभी हम बात ये कर रहे हैं पहले उस संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं उनकी संक्षेप में चर्चा करें। विस्तार से चर्चा करने का समय अभी नहीं है हमारे पास, संक्षेप में हम उसकी चर्चा करें। और दूसरा पार्ट होगा इस लेक्चर का, या अगर आज समय कुछ ज्यादा होता है तो अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे कि उस संवैधानिक ढांचे का भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये 2 पार्ट हैं इस टॉपिक के हमारे। एक, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसकी संक्षेप में चर्चा करेंगे, और दूसरा, उन विशेषताओं का भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले विशेषताएं। पहली विशेषता तो यह है कि भारतीय संविधान में जो है वो एक लोक संप्रभुता, जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है। लोक संप्रभुता का मतलब यह है कि संप्रभुता का निवास जनता में है और इसकी घोषणा संविधान में की गई है। आप देखते हैं संविधान की शुरुआत होती है प्रस्तावना से, प्रीएम्बल से, और प्रीएम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहां से शुरुआत है हमारे संविधान की। इसका मतलब संविधान बनाने वाले कौन है, संविधान के पीछे शक्ति किसकी है? जनता की है। हालांकि संविधान, आपको पता है कि संविधान सभा ने बनाया था। इस संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी, लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो हमारी संविधान सभा ने घोषणा कर दी थी कि अब हम स्वतंत्र हैं, अपना संविधान अपने हिसाब से हम बनाएंगे। भले इसका गठन एक ब्रिटिश योजना के तहत हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा पूर्ण स्वतंत्र हो गई और इसके प्रमाण यह है कि हमने संविधान में लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान कौन बना रहे हैं? हम भारत के लोग बना रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है, यानी भारत एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है और उसकी संपूर्ण जनता ने जो है, संविधान के पीछे उसकी शक्ति जो है वो जनता की है। दूसरी चीज, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। लोकतांत्रिक
तो समझते ही हैं हम, जनता सर्वोपरि है, जनता की राय से शासन चलता है, जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, और संसद जो है, जो सरकार जो है वो संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। गणराज्य का अभिप्राय यह है, गणतंत्र या गणराज्य, कि हमारा जो सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी है अर्थात राष्ट्रपति, वो एक निर्वाचित पद है। ब्रिटिश सम्राट की तरह वंशानुगत पद नहीं है, उसका निर्वाचन होता है। और निर्वाचन किस पद्धति से होता है ये भी आप लोग जानते होंगे, मैं फिर भी बता देता हूं आप लोगों के दोहराव के लिए। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अंग्रेजी में जो शब्द है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। इसमें संक्रमणीय शब्द हिंदी में बोलते हैं, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो हस्तांतरणीय शब्द ज्यादा ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और कौन सी पद्धति? आनुपातिक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की पद्धति है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, फिलहाल संक्षेप में चर्चा करने का समय है। और अगर आप विस्तार से इस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप मुझे व्यक्तिगत चैट पर मुझे मैसेज दें, मैं आपको इसके लिए एक अच्छा लिंक दे दूंगा जिसको लेक्चर को सुन करके आप इस प्रक्रिया को पूरे अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि भारतीय संविधान एक बहुत विस्तृत प्रलेख है, बहुत व्यापक है। आप जानते हैं अन्य संविधानों से तुलना करेंगे तो बहुत बड़ा संविधान है हमारा, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और उसमें आज बहुत व्यापक हो गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, आज 12 हो गई हैं। इसी तरह से सब चीजों में बदलाव आते रहे हैं। संख्या हालांकि अनुच्छेदों की 395 ही कही जाएगी आप भी, लेकिन हाँ कहीं कहीं बीच बीच में नए अनुच्छेद इसमें जुड़ गए हैं, पूरे पूरे भाग जुड़ गए हैं। जैसे 4A जुड़ा था, इसी से 14 भाग 14 जुड़ा, और इसी तरह से अन्य भाग समय समय पर जोड़े जाते रहे हैं। इस विस्तृत होने का कारण क्या है? एक तो यह है कि हमारा संघात्मक संविधान है, जिसमें हमने केंद्र सरकार, संघ सरकार, राज्य सरकार और के लिए बीच शक्तियों का विभाजन किया अलग अलग सूचियों के द्वारा। अमेरिका में केवल एक सूची बनाई है जिसमें संघ की शक्तियां गिना दी गई हैं, बल्कि सूची नहीं, वो गिना दिया गया, वही अनुच्छेद में गिना दिया गया। भारत में तीनों के लिए अलग अलग सूचियां बनाई गई, एक केंद्र की सूची, एक राज्य की सूची और एक समवर्ती सूची। इस कारण से विस्तृत हो गया। दूसरा कारण है यह है कि हमारे यहाँ जनता के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, और मौलिक अधिकारों का विस्तार से प्रावधान, उन पर लगाई गई सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है। कब स्थगित हो सकते हैं ये भी बताया गया है, क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे इन पर यह भी बताया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इसके अलावा बाद में संविधान संशोधन करके मूल नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो कानून के लिए छोड़ दी जाती है अन्य संविधानों में, संसद के लिए छोड़ दी जाती है, उनको भी हमारे यहाँ रखा गया है। जैसे भाषाओं के मामले में भाषाओं पर एक पूरा भाग है, 17वां भाग है। आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, संकट काल का कैसे सामना करें। हमारा नवजात प्रजातंत्र था उस समय, तो वो कैसे संकट काल का सामना कैसे करेगा ये भी बताया गया है। संविधान में कुछ जो पिछड़े वर्ग थे समाज के, उनके लिए भी प्रावधान किए गए 17वें भाग में। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो यानी बहुत सारी चीजें इसमें कुल मिलाकर के उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक समाजवादी राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी संविधान में उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना में। इनको दोनों को मैंने साथ इसलिए लिया, हालांकि वैसे ही अलग अलग चीजें हैं दोनों, लेकिन साथ इसलिए लिया क्योंकि इस प्रस्तावना में इनको एक साथ जोड़ा गया था। हालांकि उससे पहले भी भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य था। हाँ, समाजवाद का भी उल्लेख मतलब अब प्रस्तावना में किया गया, लेकिन उससे पहले भी समाजवादी तत्व हमारे संविधान में पहले से मौजूद थे, आज भी हैं। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए उनमें अनुच्छेद 15, 16 आदि में जो है स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। 29-30 में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्र शिक्षा संस्थान चलाने की आजादी दी गई है, उनके साथ कोई भेदभाव न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 31 में भी एक विशेष अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को, जो बहुसंख्यक शिक्षण समुदाय की शिक्षण संस्थाओं को भी नहीं प्राप्त है इस देश में। इसी तरह से अगर समाजवाद की बात करें तो समाजवाद से संबंधित प्रावधान भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए हैं। और अनुच्छेद 39 खास करके इसमें है, 38 को भी ले सकते हैं हम, जो
संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने की बात करता है। अनुच्छेद 39 में भी इस प्रकार के प्रावधान है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि अनुच्छेद 39 बी और सी में संशोधन करने के लिए संसद मूल अधिकारों को भी बदल सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ देखने की है। छठा है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन दोनों को अपनाया गया है। अनुच्छेद 368 के अनुसार दो प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं, कुछ केवल संसद करने में सक्षम है और कुछ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से होते हैं। इसके अलावा एक तीसरा प्रकार भी है जिसे संशोधन नहीं माना गया, लेकिन उससे बहुत बड़ा संविधान के बहुत बड़े भाग को बदला जा सकता है। और जैसे मान लीजिए नए राज्यों का गठन करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनके नाम में बदलाव करना है, किसी राज्य को समाप्त करना है, तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। इसी तरह से किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उसका विघटन करना, ये संसद बिना संविधान संशोधित किए भी कर सकती है। यानी बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जिसमें साधारण बहुमत से हो सकता है, जो संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आते, और बहुत सारे ऐसे हैं जो संविधान संशोधन करके किए जा सकते हैं बदलाव, और उसके लिए जो है दो प्रक्रियाएं बताई गई हैं। एक, संसद के दोनों सदन अपने अलग अलग बैठकों में 2/3 बहुमत से पारित करेंगे, और एक विशिष्ट, जिसको विशिष्ट बहुमत कहते हैं, 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्यों का और कुल सदस्यों का बहुमत, विशिष्ट बहुमत इसको कहते हैं। और इसी तरह से जो है कुछ मामलों में जो संघ से संबंधित मामले हैं, उनमें संसद आधे राज्यों के अनुसमर्थन से संविधान को बदल सकती है। तो हमारे यहाँ ये मिश्रण है लचीलेपन और कठोरता दोनों का, ताकि हमारा संविधान समय के अनुरूप बना रह सके और मूलभूत ढांचा भी संरक्षित रह सके। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि दो प्रकार की कार्यपालिका होगी हमारे यहाँ, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। दूसरी बात यह है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होगा, वो भी है हमारे यहाँ। तीसरी बात, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, मंत्रिमंडल, जैसे हम देखते हैं। ये सारी विशेषताएं इसमें होती हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एकात्मक लक्षणों वाला संघात्मक शासन। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन वो एकात्मक शासन के लक्षणों वाली संघीय व्यवस्था है। संविधान में ही, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें शब्द जो है यूनियन शब्द प्रयोग किया गया फेडरेशन के बजाय। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा कहा गया है। और उसके पीछे कारण ये था कि हमारा जो संघ है वो अमेरिकी संघ की तरह का संघ नहीं है। हमारे यहाँ राज्यों को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, केंद्र के पास की तरफ झुका हुआ संघ है। नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का मार्ग हमने अपनाया है। हमारे संविधान बनाया जा रहा था, दो आदर्श थे, एक अमेरिकी आदर्श था, एक ब्रिटिश आदर्श था। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, संसदीय संप्रभुता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष बनाने या पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। और दूसरी तरफ अमेरिका का उदाहरण था हमारे पास, जहाँ न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत था, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति थी, और जहाँ के लिए कहा जाता है, एक न्यायाधीश ने कहा था कि हमारा एक संविधान है और वो संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। तो हमने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया, न संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया पूरी तरह से, न न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया, हमने बीच का मार्ग है। यानी न्यायपालिका को हमने अधिकार दिया भी है न्यायिक पुनरावलोकन का, लेकिन संसद के पास भी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। बहुत सारे ऐसे प्रावधान संसद ने भी कर रखे हैं जो न्यायपालिका को की शक्तियों को सीमित करते हैं। यानी बीच का रास्ता हमने अपनाया हुआ है। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान है हमारे यहाँ, इसीलिए इसी तरह से बाद में मूल कर्तव्य भी जोड़ दिए गए थे उनके लिए। और साथ में नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी प्रावधान है। यानी ये भी एक प्रकार के अधिकार हैं जनता के, जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। हालांकि इन्हें वर्तमान स्वरूप में इन्हें हम राज्य के कर्तव्य कह सकते हैं, नागरिकों के अधिकार के बजाय। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है हमारे यहाँ। न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष होकर के न्याय कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक और बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता हमारे समाधान की, वो है सामाजिक समानता पर बल दिया गया है हमारे, जो शायद अन्य संविधानों में देखने को नहीं मिलती। वो आंदोलन से हुआ, जैसे अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया गया 50s में,
और उसके बाद वहाँ के काले नागरिकों को, जो अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं जिनको, उन्हें अधिकार दिए गए और आज भी वहाँ भेदभाव है। लेकिन भारत में इस प्रकार का भेदभाव न रहे, इसके लिए संविधान में ही प्रावधान कर दिए गए, मौलिक अधिकारों के भाग में किए गए। इसके अलावा भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर के 341-42 तक है शायद, उसमें भी प्रावधान किए गए हैं जिन उनके विशिष्ट प्रतिनिधित्व के लिए या उनके लिए विशिष्ट आयोग बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान संविधान में ही कर दिए गए हैं ताकि उनके साथ भेदभाव न हो सके। और संविधान के बाद भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिन कानूनों के द्वारा सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, जो भारतीय प्रशासन के उद्देश्यों, उसकी कार्यप्रणाली तथा उसके ढांचे को निर्धारित करती है। किस प्रकार से इन सिद्धांतों ने प्रभावित किया है, ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।